जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले BPSC 70 प्रीलिम्स के रिगार्डिंग एडिटोरिया 7500 सीरीज का सेट नंबर 16 का यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे, सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत निम्न में से कौन थे? तो ये थे आपके महात्मा गांधी हो जाएंगे। सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत थे, प्रेरणा किससे मिली थी? तो महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीति के विदेश नीति का आदर्शवादी चरण माना जाता है किसको? तो ये माना जाता है नेहरू युग को। भारतीय राजनीति के विदेश नीति का आदर्शवादी चरण मानते हैं नेहरू युग को माना जाता है। संसद में पहला लोकपाल विधेयक किस लोकसभा कार्यकाल में रखा गया था? तो ये जो था आपका चौथा लोकसभा कार्यकाल में रखा गया था। संसद में पहला लोकपाल विधेयक किस लोकसभा कार्यकाल में रखा गया था? तो चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थगन प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता होती है? तो ये हो जाएगा आपका 50। तो स्थगन प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यों की समर्थन होती है? तो 50 लोगों का समर्थन होना चाहिए। भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हैबेस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे हैबेस कॉर्पस का संबंध जो होता है आपको बंदी प्रतिक्षण यानी आपका बंदी प्रतिक्षण का अधिकार प्राप्त होता है। टू हैव अ बॉडी ऑफ यानी हैबेस कॉर्पस, तो आपको बंदी प्रतिक्षण का अधिकार प्राप्त होता है। 5 का डी हो जाएगा। अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग को निम्नलिखित सदस्य में कौन शामिल थे? तो कौन कौन शामिल थे यहाँ पे ये बताना है। तो यहाँ पे फजल अली आयोग थे, 3 मेंबर बड़ी था आपका फजल अली आयोग था, पनिक्कर थे और कुंजरू थे। तो आप ऑप्शन 1, 2, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आ जाएगा। तो तेज बहादुर सप्रू नहीं थे। नेक्स्ट है 7 नंबर, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है? तो अरावली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरावली जो है सबसे प्राचीनतम पर्वतशैली है, जो कि आपका क्या होगा, एक तरह का रेसिडुअल माउंटेन कहते हैं इसको। कौन सा माउंटेन? रेसिडुअल माउंटेन। नेक्स्ट है, पश्चिम भारत के दक्षिण पार्श्व के क्षेत्र में अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो अधिकतर मिट्टी पाई जाती है आपकी काली मिट्टी पाई जाएगी। तो पश्चिमी भारत के दक्षिण पार्श्व के क्षेत्र में अधिकतम किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? तो काली मिट्टी मिलती है। और इस क्वेश्चन में याद रखिएगा कि अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है, जो कि आपका माउंट आबू में है। मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का प्रभाव रहता है? तो कौन से हवा का प्रभाव रहेगा? तो आपका ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का हो जाएगा। तो मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का प्रभाव रहता है? तो ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का प्रभाव रहता है। नेक्स्ट है, दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। तो याद रखना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो यह गोंडवाना का ही एक भाग है, सही बात है। यह आर्कियन युग की अवसादी चट्टान से निर्मित नहीं हुआ है, आपका गलत है। यहाँ के चट्टानों में रूपांतरित के साथ साक्ष्य दिखाई देते हैं। तो पहला और तीसरा सही है, जो कि हमारा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 10 का सी हो जाएगा। तो गोंडवाना ही जो प्रायद्वीपीय पठार है आपका गोंडवाना का पार्ट है, और यहाँ की चट्टानों में रूपांतरण के साक्ष्य दिखाई देते हैं, ठीक है, अवसादी नहीं है। नेक्स्ट है सातवाहन, यहाँ पे बताना है, इसके संदर्भ में बताना है। तो सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। तो कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे उन्होंने बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद को संरक्षण दिया था, सही बात है। उन्होंने अश्वमेध और राजसूय यज्ञ को प्रदर्शन को पुनर्जीवित किया था, यह भी सही है। और उन्होंने प्राकृत भाषा और साहित्य को संरक्षण दिया था। तीनों ही स्टेटमेंट क्या है? सही है। तीनों ही स्टेटमेंट जो है आपस में आपका सही है। किससे? सातवाहन के बारे में उन्होंने बौद्ध और ब्राह्मणवाद को संरक्षण दिया, अश्वमेध राजसूय यज्ञ को प्रदर्शन करके ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया, और उन्होंने प्राकृत भाषा और साहित्य को संरक्षण दिया। तीनों ही स्टेटमेंट क्या है? सही है। और याद रखना है, जो सातवाहनवाद का जो फाउंडर था सिमुक था, और इसमें जो सबसे प्रतापी राजा थे गौतमी पुत्र सतकर्णी थे, और लेड की शीशा यहाँ पे प्रचलित थी। नेक्स्ट है, किस प्राचीन स्तूप का नाम धान्य कटक है? धान्य कटक किसका नाम हो जाएगा? तो हो जाएगा अमरावती स्तूप का हो जाएगा। किस प्राचीन स्तूप का नाम धान्य कटक है? तो अमरावती स्तूप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किस कृषि का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद में याद रखना है कृषि का उल्लेख हुआ है 24 बार। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 24 बार हुआ है। मौर्य काल में सबसे छोटे स्तर पर कौन सा न्यायालय कार्यरत था? तो सबसे छोटा न्यायालय था ग्राम सभा। मौर्य काल में सबसे छोटे स्तर पर कौन सा न्यायालय जो था कार्यरत था? तो ग्राम सभा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में कौड़ियों के माध्यम से वस्तु विनिमय के प्रचलन को वर्णित किया था? तो ये जो था आपके कौन थे? फाहियान थे। फाहियान किसके टाइम में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आए थे।
किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में कौड़ियों के माध्यम से वस्तु विनिमय में प्रचलन के वर्णित किया था? तो फाहियान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रही निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये कौन सा था? तो था आपका वीरसेन हो जाएगा। तो संधि विग्रही कौन था? तो आपका वीरसेन था। नेक्स्ट है गुप्त काल में बलाधिकृत अधिकारी किस विभाग से संबंधित था? तो ये जो विभाग था सेना का सेनापति था। गुप्त काल में महाबलाधिकृत जो अधिकारी था वो आपका सेना का सेनापति का था। किस काल में? गुप्त काल में। नेक्स्ट है 18 के बारे में मिलान करना है, बताना है कौन सा सही उत्तर है। बहादुर शाह द्वितीय कहाँ है? दिल्ली हो जाएगा। उसके कुंवर सिंह आपको पता होगा जगदीशपुर हो जाएंगे। लियाकत अली कहाँ से? इलाहाबाद से हो जाएंगे। और ब्रिजेश कादिर लखनऊ हो जाएंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 18 का बी हो जाएगा हमारा। 18 का आंसर बी हो जाएगा। मैच करवा दिए। कुंवर से आपको याद होना, कुंवर से कहाँ से थे? जगदीशपुर से थे। तो सी का 4 यहाँ पे इन दोनों में बी आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार नहीं थे? तो जहांगीर के टाइम में प्रमुख चित्रकार जो नहीं थे वो आपके मंसूर थे, मनोहर थे, बिशनदास थे, लेकिन आपका बसावन नहीं थे। ठीक है, तो कौन सा जहांगीर के समय में प्रमुख चित्रकार नहीं थे? तो आपके मंसूर, बिशनदास और मनोहर थे, बसावन नहीं थे। ठीक है, तो बसावन यहाँ पे नहीं थे, ये अकबर के टाइम में थे। फ्रांसीसी सहायता से 1755 में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी आपका डिंडीगुल में हुआ था। फ्रांसीसी सहायता से 1755 में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हुई थी, डिंडीगुल में हुआ था। JVP आयोग में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो याद रखें जवाहरलाल नेहरू शामिल थे, वल्लभ भाई पटेल थे, सीतारामैया थे, आपके राजेंद्र प्रसाद शामिल नहीं थे, यही इसका आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फाशीवाद, समाजवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। कौन थे वे? तो ये इनका जो थे आपके नेहरू इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखना इलाहाबाद के संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में जो कि आपका अप्रैल मई 1947 में हुआ था, निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फाजीवाद, साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो कौन सा सिद्धांत? तो अहिंसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा, तो अहिंसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में उच्च न्यायालय निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आया था? तो ये थे आपके कैनिंग के टाइम में आया था। तो याद रखना है कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय आया था, कैनिंग के टाइम में आया था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मुर्शिदाबाद का उप दीवान आपका मोहम्मद रजा खान को बनाया था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था। यदि किसी गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका फोकस दूरी का होता है अपरिवर्तित रहता है। यदि किसी गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसका फोकल दूरी क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। अति चालक का लक्षण क्या है? तो अति चालक का लक्षण होता है यहाँ पे शून्य परागमता। तो अति चालक हो जाएगा आपका लक्षण होता है शून्य परागमता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो धुआं जो है एक तरह का गैस में ठोस का उदाहरण है। धुआं किस प्रकार का उदाहरण है? तो आपका गैस में ठोस का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित सवाल है? तो एक कोशिकीय हरित सवाल कौन सा है? क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा। क्लेमाइडोमोनास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से किस पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर कैसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा को कहते हैं, जो कि पानी और जल स्थल दोनों पे रहता है। तो यहाँ पे पानी जगत का पादप जगत का जो है उभयचर कहते हैं आपको ब्रायोफाइटा को। एग्जाम्पल कौन सा है? लिवर वाट है, हॉर्न वाट है, ये सब इसमें ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है। निम्न में से कौन सा जीव जो है परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? तो अमरबेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा जीव जो है परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है? तो अमरबेल हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा द्विलिंग पुष्प है? द्विलिंग पुष्प इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो आपका गुड़हल और सरसों हो जाएगा। तो द्विलिंग पुष्प है आपका गुड़हल और सरसों। नेक्स्ट है, यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो यूरिया का संश्लेषण होता है आपका ऑर्निथिन चक्र के द्वारा। ऑर्निथिन चक्र के द्वारा किसका संश्लेषण होता है? तो यूरिया का होता है ऑर्निथिन संश्लेषण द्वारा। मानव के निम्न अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रदर्शन में शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? तो आपका हो जाएगा मस्तिष्क हो जाएगा। मानव के निम्न अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रदर्शन में शामिल नहीं है? तो मस्तिष्क इसका ब्रेन हो जाएगा। हमारे शरीर में त्वचा के तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती हैं? तो किसके विरुद्ध करती हैं? तो आपका शरीर की ऊष्मा का क्षय के कारण। तो हमारे शरीर में त्वचा के तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से शरीर की ऊष्मा के क्षय के अवरोधक का कार्य करती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस आहार को नाइट्रोजनी आहार भी कहा जाता है? तो नाइट्रोजनी आहार किसे कहते हैं? तो या प्रोटीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्न में से किस आहार को नाइट्रोजनी आहार भी कहा जाता है? तो प्रोटीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक यौगिक की तुल्यांकी भार और आणविक भार समान है? तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे NaCl इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्न में से कौन सा एक यौगिक जो है तुल्यांकी भार और आणविक भार समान होता है? तो NaCl इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वेत फॉस्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होती है? तो किस कारण से होता है? तो यहाँ पे जो है मंद ऑक्सीकरण के कारण होता है। तो श्वेत फॉस्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? तो आपका मंद ऑक्सीकरण के कारण होता है। एक ब्रीडर रिएक्टर वह है। तो एक ब्रीडर रिएक्टर जो है कौन है? तो यहाँ पे जो उपभोग की तुलना में अधिक विखंडनीय सामग्री का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक ब्रीडर रिएक्टर होता है वह जो उपभोग की तुलना में अधिक विखंडनीय सामग्री का उत्पादन करता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 में वायकॉम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो वायकॉम सत्याग्रह का नेतृत्व जो है आपके KP मेनन ने किया था। तो वायकॉम सत्याग्रह जो है कहाँ पे हुआ था? यह का KP मेनन ने किया था और ये एक तरह का क्या था? टेम्पल एंट्री मूवमेंट था। कहाँ पे? केरल में। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? तो तमिल अनुवादक जो थे कौन थे? फेनुश्वर पेरुन देवनार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक थे पेरुन देवनार इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक इनमें से कौन थे? तो कुरल के लेखक कौन थे? तो आपका तिरुवल्लुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल का जो है लेखक थे तिरुवल्लुर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है? तो ये जो सेंटर है आपका कोलकाता में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर कहाँ पे? कोलकाता हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र जो है INSDOC कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका ये भी नई दिल्ली में है। तो भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। डर्बी शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? याद रखना, डर्बी शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो आपका घुड़दौड़ हो जाएगा। डर्बी आपका घुड़दौड़ से संबंधित है। शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किस कमीशन में प्रस्तुत किया था? तो कौन सा कमीशन था? तो आपका कोठारी कमीशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली जो है इसका विचार दिया था कोठारी कमीशन ने दिया था। नेक्स्ट यहाँ पे मैच करना है कौन सा यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय वन नीति कब आया था? तो 1988 में आपका राष्ट्रीय वन नीति आया था। राष्ट्रीय विद्युत नीति आया था आपका, यह आया था यहाँ पे 2005 में आया था। राष्ट्रीय खनिज नीति कब आया था? तो यह आपका 2008 में आया था। और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आया था 2000 में आया था। याद रखना है कौन सा हो जाएगा? 4 3 2 1। यहाँ पे ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आया था। राष्ट्रीय विद्युत नीति आया था 2005 में। राष्ट्रीय खनिज नीति आया था 2008 में। और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में आया था। निम्न में से कौन सा आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? तो आर्थिक सुधारों का अंग कौन सा नहीं है? तो यह आपका केंद्रीकरण। तो केंद्रीकरण जो है आपका आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है। गिफिन वस्तुओं के लिए मांग का वक्र कैसा होता है? तो गिफिन वस्तुओं के लिए मांग का वक्र होता है आपका ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है। तो गिफिन वस्तुओं के लिए मांग का वक्र होता है ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है। लास्ट क्वेश्चन है कि माल्थोस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किसके बीच संबंध की खोज की गई थी? तो किसके बीच में संबंध का खोज हुआ था? तो आपका खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या हो जाएगा, यानी फूड हो जाएगा और यहाँ पे पॉपुलेशन हो जाएगा कि पॉपुलेशन बढ़ेगा तो फूड क्या होगा? घट जाएगा, कमी आएगा।
मतलब क्या है ना कि पॉपुलेशन अगर देखिए यहाँ पे सिंपल करा है कि अगर जो फूड जो है आपका एपी में बढ़ता है तो पॉपुलेशन आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ेगा। तो मालथूस का था आपका पॉपुलेशन और खाद्य आपूर्ति था। तो यही हमारा आज का सेट जो है सेट नंबर 16 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।